हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, टारगेट क्लासेस पटना में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। चेहरे पे मुस्कान बनाए रखिएगा और अपनी तैयारी को बेहतर करिएगा। चलिए इसी के साथ आज की क्लासेस को आरंभ करते हैं। आप सभी को अगर याद हो तो पिछली क्लासेस में हम लोगों ने क्या पढ़ा था। हम लोगों ने पावर शेयरिंग का एक बेसिक इंट्रोडक्शन देखा था। हमने देखा था कि पावर शेयरिंग क्या होता है, पावर शेयरिंग की क्या नेसेसिटी है, पावर शेयर करने से क्या क्या प्रॉब्लम्स दूर हो जाती है। एक बेसिक इंट्रोडक्शन दिया था और वो फर्स्ट वीडियो था। अगर कोई बच्चे अगर नहीं देखे हैं तो फर्स्ट वीडियो वो है, आप वो फर्स्ट वीडियो देखें। और ये सेकंड हम लोग का वीडियो है जहां पर हम लोग ये समझेंगे कि एथनिक कंपोजिशन जो है, मैंने बताया था एथनिक कंपोजिशन बेल्जियम का, साथ में श्रीलंका का हम लोग समझेंगे कि बेल्जियम में क्या एथनिक कंपोजिशन था और श्रीलंका में क्या एथनिक कंपोजिशन था। तो सबसे पहले हमारे सामने क्या है, एथनिक कंपोजिशन ऑफ बेल्जियम। बेल्जियम का एथनिक कंपोजिशन समझना है। तो आप कहोगे कि सर एथनिक कंपोजिशन तो बता रहे हो, सबसे पहले बताओ तो एथनिक होता क्या है। एथनिक ही समझ नहीं आ रहा है, एथनिक क्या होता है। तो सबसे पहले समझते हैं एथनिक क्या होता है। चलिए, आपके एनसीईआरटी बुक में एक बहुत खूबसूरत सा डेफिनेशन दिए हुए हैं, मैं उसे पहले रीड करता हूं और उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। तो समझिएगा ध्यान से। एथनिक मतलब होता क्या है कि अ सोशल डिवीजन based on shared culture, people belonging to the same descent, same ethnic group believed in their common descent because of similarity of physical or the culture or both। समझिएगा ध्यान से कि यानी ये कह रहा है कि एक एथनिक ग्रुप का जो लोग होंगे, ऐसे ग्रुप जो कि सेम कल्चर शेयर करते हैं, और ऐसे जो ग्रुप के लोग होंगे उसमें कुछ सिमिलरिटीज होंगे, जैसे उसके हिस्ट्री सेम हो सकते हैं, ठीक है, वो फिजिकल टाइप पे सेम हो सकते हैं, या उनका जो धारणा है वो सेम हो सकता है। तभी इस तरह के ग्रुप जो बनाएंगे उसे हम एथनिक कंपोजिशन या एथनिक बोल सकते हैं। जैसे ये एथनिक जो होगा बाबू, ये कैसे हो सकता है, रिलीजन के आधार पे हो सकता है, लैंग्वेज के आधार पे हो सकता है, और फिजिकल टाइप पे एथनिक हो सकता है, रेशियल टाइप पे हो सकता है। अलग अलग तरह से एथनिक आपका हो सकता है किसी भी कंट्री में। मैं पहले अपने कंट्री का एग्जांपल देता हूं, तब आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। हमारे कंट्री में क्या है, अलग अलग तरह से एथनिक ग्रुप्स हैं। कैसे, जैसे लैंग्वेज के आधार पे एथनिक ग्रुप्स कैसे हैं, तो हिंदी बोलने वाले लोग रहते हैं, तमिल बोलने वाले रहते हैं, तेलुगु बोलने वाले रहते हैं, मलयालम बोलने वाले रहते हैं। तो ये एथनिक किस बेस पे हो गया, लैंग्वेज के बेस पे। उसी तरह से रिलीजन के बेस पे क्या हमारे कंट्री में एथनिक ग्रुप्स हैं, तो बिल्कुल है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये सब किस बेस पे हो गया, ये सब हमारे रिलीजन के बेस पे हो गया। इसी तरह से अलग अलग कंट्रीज में सबके अपने अलग अलग एथनिक ग्रुप्स होते हैं। कहीं पे लैंग्वेज के बेसिस पे हो सकता है, कहीं पे फिजिकल टाइप पे होता है, जैसे सुने होंगे ब्लैक होता है, व्हाइट होता है, तो ये किस टाइप पे होगा, ये फिजिकल बेस, कलर बेस पे हो गया। उसी तरह से अगर आप लोगों को याद होगा क्लास 9th में आप लोग अगर नाजिज्म एंड द राइज ऑफ हिटलर चैप्टर पढ़े होंगे, तो उस चैप्टर में हिटलर साहब जो थे वहां पर एथनिक ग्रुप जो कि फिजिकल रेशियल हायरार्की के बेसिस पे, रेस के आधार पे वो डिवीजन करके रखा था। कैसे, जैसे वो किसको ज्यादा फेवर करते थे, वो ज्यादा फेवर करते थे किसको, आर्यन रेस के लोग को, और जो दूसरे कम्युनिटी थे, ज्यूस थे, उनको बहुत ज्यादा क्या करते थे, मतलब दबाते थे, बहुत ज्यादा सप्रेस करके रखते थे। और वो किस बेस पर था, फिजिकल टाइप पे। वो बोलते थे कि जिनका ब्लॉन्ड हेयर होगा, ब्लू आईज होगा, ऐसे लोग जो होंगे वो किस ग्रुप में आएंगे, वो आएंगे आर्यन रेस होंगे। यानी वहां पर जो डिवीजन है, एथनिक डिवीजन, वो किस बेस पे है बाबू, फिजिकल आधार पे है। तो इसी तरह से अलग अलग कंट्रीज में जो एथनिक ग्रुप्स हो सकता है वो क्या होंगे, अलग अलग आधार पे हो सकता है। कहीं पे रिलीजन के बेसिस पे हो सकता है, कहीं पे लैंग्वेज के बेसिस पर होता है। और जो अलग अलग एथनिक ग्रुप्स है वो अपने आप में कॉमननेस फील करते हैं। जैसे रिलीजन के आधार पे हिंदू को ऐसा लगता है कि हमारा हिस्ट्री सेम है, हमारे कल्चर सेम है, हमारे जो मतलब हिस्ट्री में जैसे श्री रामचंद्र जी थे, ऐसे हमारे कल्चर अलग है, ये सारी चीजें। मुस्लिम को अपना अलग लग सकता है, सिखों का अलग हो सकता है, ये सारा। लैंग्वेज बोलने वाले का अपना अपना हिस्ट्री अलग हो सकता है। तो ये सारा मिलकर जो लैंग्वेज के आधार पे हो सकता है, रिलीजन के आधार पे हो सकता है, फिजिकल टाइप पे हो सकता है। इस तरह से जो ग्रुप्स होते हैं, अलग अलग ग्रुप्स जो होते हैं, इसी को हम क्या बोलते हैं, एथनिक बोलते हैं, एथनिक ग्रुप्स बोलते हैं, या एथनिक कंपोजिशन बोल सकते हैं। आई होप आपको एथनिक ग्रुप्स या एथनिक कंपोजिशन समझ में आ गया है। चलिए फिर चलते हैं अपने प्रीवियस टॉपिक पर। आई होप आपको एथनिक समझ में आया है बहुत बढ़िया से कि एथनिक होता क्या है। चलिए तो अब हम लोग समझते हैं कि एथनिक कंपोजिशन जो है वो बेल्जियम का क्या है। उसके बाद हम लोग श्रीलंका का समझेंगे, पहले बेल्जियम का समझ लेते हैं कि बेल्जियम का एथनिक कंपोजिशन कैसा है। कुछ बेल्जियम का एथनिक कंपोजिशन समझने से पहले कुछ बेसिक चीजें हैं जो बेल्जियम के बारे में है, उसको समझना बहुत जरूरी है, जो एग्जाम के पर्सपेक्टिव से भी आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ध्यान सुनिएगा। सबसे पहले समझिए, बेल्जियम जो है वो यूरोपियन कॉन्टिनेंट का एक छोटा सा कंट्री है। जैसे इंडिया किस कॉन्टिनेंट का कंट्री है, एशियन कॉन्टिनेंट का है, उसी तरह से बेल्जियम जो है वो यूरोपियन कॉन्टिनेंट का एक छोटा सा कंट्री है, बहुत ही छोटा सा। समझ लो इतना छोटा है कि हमारा एक स्टेट जो है हरियाणा, इंडिया का जो एक स्टेट हरियाणा है, हरियाणा से भी छोटा है, ठीक है। यहाँ का पॉपुलेशन जो है हरियाणा का हाफ है, यानी कि मात्र यहाँ का पॉपुलेशन 1.15 करोड़ है, यानी कि 1 करोड़ से ज्यादा है। जबकि हरियाणा का अगर आप पॉपुलेशन देखोगे तो
2.50 से भी ऊपर, यानी कि 2.5 करोड़ से ऊपर पॉपुलेशन है। तो यानी कि यहाँ का जो एरिया है वो हरियाणा से भी छोटा है और पॉपुलेशन भी यहाँ का हरियाणा से कम है। तो आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कंट्री जो है बेल्जियम, जो कितना छोटा सा कंट्री हो सकता है कि हमारे इंडिया में 28 स्टेट्स है और उसमें से एक छोटा सा स्टेट ही कह लो तो हरियाणा है, और उस हरियाणा से भी बेल्जियम क्या है, छोटा है। तो ये यूरोप का एक स्मॉल, बहुत ही छोटा सा क्या है, बेल्जियम एक कंट्री है। बेल्जियम के बारे में अगर कुछ फिजिकल फिजियोग्राफी का समझिएगा, फिजिकल इसका अगर लैंड बाउंड्री को देखिएगा तो ये कुछ कंट्री के साथ अपना बाउंड्री शेयर करता है, ठीक है। जैसे इंडिया भी कुछ कंट्री के साथ अपना बाउंड्री शेयर करता है। आप लोग को अगर याद होगा तो 2-3 कंट्री तो ऐसे ही ध्यान रहता है, जैसे नेपाल का, चाइना शेयर करता है, पाकिस्तान के साथ शेयर करता है। उसी तरह से बेल्जियम भी अपने कुछ पड़ोसी कंट्री है, कुछ लैंड बाउंड्री शेयर करता है कुछ कंट्री के साथ। जैसे देखोगे अगर आप वेस्टर्न पार्ट में, तो वेस्ट में फ्रांस के साथ लैंड बाउंड्री शेयर करता है। उसके अलावा सदर्न पार्ट में, सदर्न और थोड़ा सा ईस्टर्न पार्ट में लग्जमबर्ग के साथ अपना लैंड बाउंड्री शेयर करता है, और ईस्टर्न पार्ट में जर्मनी के साथ शेयर करता है, और वही नदर्न ईस्टर्न में आ जाओगे तो नीदरलैंड के साथ शेयर करता है। तो 4 कंट्री के साथ अपना लैंड बाउंड्री शेयर करता है बेल्जियम। किसके किसके साथ? तो फ्रांस, लग्जमबर्ग, जर्मनी और नीदरलैंड। तो सबसे पहले क्या है, ये छोटा सा कंट्री है, किस कॉन्टिनेंट का? यूरोपियन कॉन्टिनेंट का। दूसरा, ये किसके साथ लैंड बाउंड्री शेयर करता है? फ्रांस, लग्जमबर्ग, जर्मनी और नीदरलैंड। आई थिंक आपको यहां तक समझ में आ गया। अब समझते हैं यहाँ का एथनिक कंपोजिशन। यहाँ का जो एथनिक कंपोजिशन है वो लैंग्वेज के बेसिस पे, किस बेसिस पे है? लैंग्वेज के बेसिस पे। यहाँ पर जो है 2 रीजन्स है, देखिए ध्यान सुनिएगा। यहाँ पर कितने रीजन्स है? 2 रीजन्स। ये वाला जो रीजन है इसको फ्लैमिश रीजन बोला जाता है। कौन सा रीजन बोला जाता है? फ्लैमिश रीजन। और जो नीचे वाला रीजन है इसको वलोनिया रीजन बोला जाता है। कौन सा रीजन बोला जाता है वो? वलोनिया रीजन। वलोनिया रीजन बोला जाता है इसको। ये फ्लैमिश रीजन हो गया ऊपर वाला, नीचे वाला वलोनिया रीजन हो गया। अब ये रीजन में देखोगे, अगर एथनिक कंपोजिशन देखोगे तो यहां पर जो है, यहां पर डच बोलने वाले लोग रहते हैं। कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं? डच बोलने वाले लोग रहते हैं, जो कि 59% है। कितने परसेंट है? 59% लोग जो है वो डच बोलते हैं। किस रीजन में रहते हैं? फ्लैमिश रीजन में रहते हैं। वलोनिया रीजन जो है, यहां पर जो है, यहां पर है आपको फ्रेंच बोलने वाले लोग रहते हैं। कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं? फ्रेंच। और कितने परसेंट? 40% यहां पर जो है फ्रेंच बोलते हैं। तो आपको एथनिक कंपोजिशन समझ में आ गया। 2 रीजन्स हैं, एक तो फ्लैमिश रीजन, दूसरा वलोनिया रीजन। फ्लैमिश रीजन में डच बोलने वाले लोग रहते हैं, जो कि कितने परसेंट है? 59% है। और वलोनिया रीजन में जो है वो फ्रेंच बोलने वाले लोग रहते हैं, जो कि 40% है। क्लियर हो गया यहां तक? अब कहो कि सर 1% कहां गया? ये तो 40, 59 और 40 तो 99 होता है, 1% क्या हुआ? तो 1% यहां पर जो है वो जर्मन बोलने वाले लोग रहते हैं। कौन से लोग रहते हैं बाबू? जर्मन। देखिए यहां पर जर्मनी है, तो जर्मनी से ही कुछ लोग यहां पर माइग्रेट करके आए हुए हैं, तो जर्मन बोलने वाले यहां पर रहते हैं। तो 3 तरह से यहां पर लैंग्वेज एथनिक कंपोजिशन कौन कौन सा बोलते हैं? एक तो फ्रेंच बोलने वाले रह रहे हैं, डच बोलने वाले रह रहे हैं और जर्मन बोलने वाले रह रहे हैं। 59% डच बोलते हैं, 40% फ्रेंच बोलते हैं, बचा हुआ 1% क्या बोलते हैं? जर्मन बोलते हैं। फ्रेंच बोलने वाले किस रीजन में रहते हैं? वलोनिया रीजन में रहते हैं। डच बोलने वाले किस रीजन में रहते हैं? फ्लैमिश रीजन में रहते हैं। और बचा हुआ 1% यहाँ पर क्या बोलते हैं? जर्मन बोलते हैं। आई थिंक आपको क्लियर हो गया यहाँ का एथनिक कंपोजिशन। बेल्जियम का जो कैपिटल है वो है ब्रुसेल्स, ठीक है, ध्यान से रखिएगा, 1 मार्क्स में पूछा जा सकता है। बेल्जियम का कैपिटल कहाँ है? ब्रुसेल्स। इंडिया का कैपिटल दिल्ली, तो उसी तरह से बेल्जियम का कैपिटल क्या है? ब्रुसेल्स। ब्रुसेल्स में अगर एथनिक कंपोजिशन देखिएगा तो बड़ा अनइवन है, इसलिए कहा जाता है कि बेल्जियम का एथनिक कंपोजिशन कॉम्प्लेक्स है। ब्रुसेल्स में देखिएगा तो जो फ्रेंच बोलने वाले जो है वो 80% है। कितने परसेंट लोग रहते हैं? कैपिटल में 80% जो लोग हैं वो फ्रेंच बोलते हैं, और जो 20% है वो डच बोलते हैं। यानी आप क्या यहां पर देख पा रहे हैं कि जो कंट्री में मेजोरिटी में, कंट्री में कौन मेजोरिटी में है? डच मेजोरिटी में। लेकिन वही कैपिटल में देखा जाए तो वो माइनॉरिटी में चले जाते हैं, 20% है। लेकिन कैपिटल में जो मेजोरिटी में है वो कंट्री में क्या है? माइनॉरिटी में। कैपिटल में मेजोरिटी में कौन है? फ्रेंच है 80%, लेकिन कंट्री में वो क्या चले जाते हैं? माइनॉरिटी में चले जाते हैं। ये डिफरेंसेज है। अगर आप देखिएगा तो जैसे कि शुरू से ही जो बेल्जियम में थे वो फ्रेंच लोग थोड़ा क्या होते थे, वहां पर रिलेटिवली रिच होते थे कंपेयर टू डच। शुरू से ही थोड़ा सा ये था। अब ये रिच होते थे तो इनको पॉलिटिकल ऑटोनॉमी, थोड़ा सा इन लोगों को इकोनॉमिक ग्रोथ होने का पहले मौका मिल गया, जिसके कारण डच को थोड़ा सा लगने लगा कि हाँ ये मेरे साथ थोड़ा सा अन्याय हुआ है, जिसके कारण 1950 से लेकर 1960 के बीच में इन दोनों के बीच में थोड़ा सा रिश्ता में क्या हुआ था? दरार भी आया था। दोनों के बीच में थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट जैसा देखने को जरूर मिला था, लेकिन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बाद में क्या हुआ? यहाँ पर पावर शेयर कर दिया गया था। अगर पावर शेयर नहीं किया जाता तो कॉन्फ्लिक्ट्स और क्या हो जाता? बाद में बढ़ जाता। लेकिन यहाँ के जो लीडर्स थे उन्होंने क्या किया? समझदारी से यहाँ पर पावर शेयर किया गया था बाद में, वो हम आगे पढ़ेंगे। आई थिंक आपको यहाँ पर समझ में आ गया। तो कंट्री में कौन मेजोरिटी में है? डच है।
कैपिटल में कौन मेजोरिटी में है? फ्रेंच है। कैपिटल कहां है बेल्जियम का? ब्रुसेल्स है। क्लियर हो रहा है ना? तो यहां तक आपको एथनिक कंपोजिशन क्लियर हो गया, जो कि बेल्जियम का है। एक बार जरा ठीक से आप रिकॉल कर लीजिएगा, अच्छे से आपको क्लियर हो जाएंगे। अब चलते हैं हम लोग श्रीलंका का जरा एथनिक कंपोजिशन देखते हैं। आइए अब हम लोग श्रीलंका का एथनिक कंपोजिशन समझते हैं। आपको पता है श्रीलंका हमारा क्या है? नेटिव है, यानी हमारा पड़ोसी है, यानी हमारा नेबर्स है। और हमारे साउथ में हमारा सदर्न नेबर्स है। तमिलनाडु से कुछ किलोमीटर्स की दूरी पर श्रीलंका का जो है श्रीलंका कंट्री है। अब देखिए श्रीलंका जो है, तो श्रीलंका का जो पॉपुलेशन है वो लाइक हरियाणा इतना बड़ा है, यानी हरियाणा से के पॉपुलेशन के सेम साइज है, यानी जितना हरियाणा का पॉपुलेशन उतना ही श्रीलंका का पॉपुलेशन है। यानी कोई ज्यादा बड़ा कंट्री नहीं है, छोटा सा कंट्री। लेकिन यहाँ की जब डाइवर्सिटी को अगर आप देखोगे तो यहाँ भी डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा मतलब कॉम्प्लेक्स तरीके से है। यहाँ पर बेसिकली दो तरह के आपको लैंग्वेज बोलने वाले लोग रहते हैं। एक सिन्हाला लैंग्वेज बोलते हैं और एक तमिल लैंग्वेज बोलते हैं। ध्यान सुनिएगा, यहाँ पर जो डाइवर्सिटी है, यहाँ पर दो एथनिक कंपोजिशन के लोग रहते हैं लैंग्वेज के बेसिस पर। एक सिन्हाला स्पीकर्स रहते हैं जो सिन्हाला लैंग्वेज बोलते हैं, और दूसरा जो है तमिल स्पीकर्स रहते हैं। अब देखोगे जरा श्रीलंका का, श्रीलंका में जो सिन्हाला स्पीकर्स है वो 74% है। कंट्री में कितना परसेंट यहाँ पर सिन्हाला स्पीकर्स है? 74% सिन्हाला स्पीकर्स है। और तमिल स्पीकर्स को अगर आप देखोगे तो 18% है। ठीक है, सिन्हाला स्पीकर 74% और तमिल स्पीकर्स 18% रहते हैं। तमिल स्पीकर्स में भी दो तरह के तमिल स्पीकर्स रहते हैं। एक जो है श्रीलंकन तमिल्स है और दूसरा जो है इंडियन तमिल्स। आप कहोगे सर ये श्रीलंकन तमिल्स और इंडियन तमिल्स क्या होता है? देखो श्रीलंकन तमिल्स मतलब कि 13% जो है वो श्रीलंकन तमिल्स है, यानी कि वो श्रीलंका के नेटिव तमिलियंस है, यानी वहां रहने वाले तमिलियंस है। और 5% जो है वो इंडियन तमिलियंस है, जो कि बेसिकली श्रीलंका के नहीं है। वो कहां के हैं? वो इंडिया के हैं। तो कहोगे कि सर इंडिया के तो श्रीलंका में क्या कर रहे हैं? देखो ऐसा हुआ कि शुरू में जो ब्रिटिशर्स थे, तो ब्रिटिशर्स इंडिया के साथ साथ श्रीलंका और भी दूसरे आइलैंड्स थे, सब जगह उन्होंने अपनी कॉलोनी रूल फैला कर रखा था। तो वो पहले क्या करते थे? इंडेंजर्ड लेबर, यानी कि वो प्लांटेशन वर्कर्स के तौर पे लेबर्स को ले जाया करते थे। इंडिया की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा थी, तो इंडिया के लोगों को वो दूसरे आइलैंड जो कंट्रीज थी जहां पर वो प्लांटेशन करते थे वहां पर ले जाया करते थे। तो श्रीलंका भी एक आइलैंड कंट्री है, तो वहां पर भी वो क्या किए थे? बहुत सारे इंडियंस को ले गए थे। और आप बताइए इंडियंस में किसको ले जाएंगे? कौन नजदीक होगा श्रीलंका का से? तो आप देख कहोगे तो सदर्न पार्ट्स में जो एरिया है इंडिया का वही नजदीक है श्रीलंका से। तो सदर्न पार्ट्स के जो लोग थे, जो बेसिकली तमिलियंस थे, उनको कहां पर ले गए? श्रीलंका में ले गए। अब श्रीलंका में उन लोगों को ले गए तो वहां पर प्लांटेशन करवाए, तो बहुत सारे लोग तो श्रीलंका से रिटर्न हो गए। लेकिन कुछ लोग ऐसे थे जो श्रीलंका से रिटर्न नहीं हो पाए, वो श्रीलंका में ही क्या हो गए? बस गए। तो क्या वो बेसिकली श्रीलंका के हैं? नहीं है। वो तो देखा जाए तो वो इंडियन है, उसका रूट्स जो है वो इंडिया से है, लेकिन वो जाके बस गए कहां पे? श्रीलंका का। तो यानी कि जिसके फोरफादर इंडियंस है वो इंडियन तमिलियंस कहलाएंगे, और जो बेसिकली नेटिव ही श्रीलंका के, यानी कि जो वहां के ओरिजिनली है वो क्या कहलाएंगे? वो श्रीलंकन तमिलियंस कहलाएंगे। तो तमिल कितना परसेंट है वहां पे बाबू? 18% है। उसमें भी सब ग्रुप्स में देखा जाए तो दो तरह के तमिलियंस है। 13% जो कि नेटिव तमिलियंस है, जो श्रीलंका के तमिल्स है, और 5% जो कौन है? वो इंडियन तमिलियंस है। तो यानी कि अगर आप देखिएगा तो ब्रॉड लेवल पर तो यहाँ पर मेजोरिटी में कौन है? मेजोरिटी में सिन्हाला है। सिन्हाला कितना परसेंट है यहाँ पर? 74% है। ठीक है, तो अगर लैंग्वेज की बेसिस पे देखिएगा तो सिन्हाला 74%, तमिल 18%। क्लियर हो गया? अगर आप देखिएगा यहाँ पर रिलीजन के बेसिस पर, तो जो सिन्हाला जो है, ये सिन्हाला 74% जो है ये बुद्धिज्म रिलीजन को मानते हैं। किस रिलीजन को मानते हैं? बुद्धिज्म जो बुद्ध भगवान वाले रिलीजन है, तो उस रिलीजन को कौन मानते हैं? सिन्हाला स्पीकर्स मानते हैं। ये सब बुद्धिज्म रिलीजन को फॉलो करते हैं। और जो तमिल स्पीकर्स है, जिसमें श्रीलंकन और इंडियन तमिलियंस है, तो ये दोनों मिला के, ये दोनों तमिल स्पीकर्स जो है, ये कुछ लोग क्या है? हिंदू है। क्या है बाबू? कुछ लोग हिंदू हैं और कुछ लोग क्या है? कुछ लोग मुस्लिम भी है। यहाँ पर कुछ लोग हिंदू भी हैं और कुछ लोग क्या है? मुस्लिम भी है। तो कुछ लोग हिंदू रिलीजन को मानते हैं, फॉलो करते हैं, और कुछ लोग मुस्लिम रिलीजन को फॉलो करते हैं। लेकिन सिन्हाला जो है, यहाँ पे सिन्हाला जो है वो किस रिलीजन को केवल फॉलो करते हैं? बुद्धिज्म रिलीजन को फॉलो करते हैं। ये हो गया यहाँ पर रिलीजन के बेसिस पे एथनिक कंपोजिशन। और यहाँ पर जो 7% जो यहाँ का पॉपुलेशन है वो किस रिलीजन को फॉलो करता है? क्रिश्चियनिटी को फॉलो करता है, यानी क्रिश्चियन रिलीजन को फॉलो करता है। तो अगर देखिएगा यहाँ पर लैंग्वेज के बेसिस पे एथनिक कंपोजिशन, तो 74% सिन्हाला है, 18% तमिलियंस है। तमिल में भी दो सब सेक्शंस है। एक आपका 13% वहां के नेटिव तमिलियंस है, जो कि श्रीलंकन तमिलियंस है। 5% जो है वो इंडियन तमिलियंस है। अगर रिलीजन के बेसिस पे एथनिक कंपोजिशन देखिएगा तो जो सारे सिन्हाला 74% वो किस रिलीजन को फॉलो करते हैं? वो बुद्धिज्म रिलीजन को फॉलो करते हैं। और बचा हुआ जो तमिल स्पीकर्स है 18%, वो किस रिलीजन को फॉलो करते हैं? या तो कुछ लोग हिंदू हैं या कुछ लोग मुस्लिम हैं।
और जो क्रिश्चियनिटी है यहाँ पर कितने परसेंट लोग क्रिश्चियन रिलीजन को फॉलो करते हैं, यानी 7% यहाँ के जो लोग हैं वो क्रिश्चियन रिलीजन को फॉलो करते हैं। अब कहोगे सर ये क्रिश्चियन है कौन वहां पे, तो ये क्रिश्चियन में जो लोग हैं यहाँ पर, ये तो कुछ लोग सिन्हाला भी है इसमें, ठीक है, और कुछ लोग यहाँ पर क्या है, तमिल भी है, यानी ये दोनों है। तमिल, कुछ लोग सिन्हाला और कुछ लोग तमिल क्या फॉलो करते हैं, क्रिश्चियनिटी को फॉलो करते हैं। आई थिंक आपको यहाँ का एथनिक कंपोजिशन बहुत अच्छे से समझ में आ गया है श्रीलंका का। अब यहाँ पर चीजों को अच्छे से समझिएगा। बेल्जियम का एथनिक कंपोजिशन आप बहुत अच्छे से समझ गए हैं, श्रीलंका का एथनिक कंपोजिशन समझ में आ गया। अब देखिए यहाँ पर कितना कॉम्प्लेक्स एथनिक कंपोजिशन है। यहाँ पर मेजोरिटी कम्युनिटी अगर ऐसा सोचेगी कि हम तो पावर में, हमारे पास तो मेजोरिटी है, हम अगर माइनॉरिटी को क्या करेंगे, सप्रेस करेंगे, उन्हें पावर डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे, तो यहाँ पर प्रॉब्लम सी प्रॉब्लम क्रिएट होगी। यहाँ पर क्या हो जाएगी, आने वाले समय में बहुत ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलेगा। अगर मेजोरिटी कम्युनिटी अपने सूझबूझ से क्या करेगी, पावर को शेयर कर देगी, तो कंट्री में कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा, सारी चीजें क्या हो जाएंगी, बहुत बेहतर ढंग से यहाँ पर कंडक्ट हो जाएगी, सारी चीजें बहुत बेहतर ढंग से हो जाएगी। समझ में आ गया? आई थिंक आपको एथनिक कंपोजिशन बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आ गया। अब नेक्स्ट क्लासेस से हम ये समझेंगे कि कहां पर पावर शेयर किया गया है, यानी कि मेजोरिटेरियनिज्म इन श्रीलंका समझेंगे, यानी कि श्रीलंका में पावर शेयर नहीं किया गया है। वहां पर जो मेजोरिटी कम्युनिटी वो किस हथियार का वहां पर मतलब इस्तेमाल किया है माइनॉरिटी को दबाने के लिए, वो हथियार है, वो जो आपका वेपन है उसका नाम है मेजोरिटेरियनिज्म। और उसके बाद फिर एकोमोडेशन इन बेल्जियम समझेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लासेज में। आई होप आपको यहां तक समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया है तो मेरी हौसला को बढ़ाने के लिए एक लाइक और एक सब्सक्राइब जरूर बनता है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लासेज में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।